हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज की वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि है स्टाफिंग ऑफ बिजनेस स्टडीज। ठीक है बच्चा, और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये थोड़ा सा करा दिया था प्रोसेस, अगर आपको याद भी हो स्टाफिंग प्रोसेस में मैंने आपको थोड़ा सा इसकी फुल फॉर्म बता दी थी। आज हम इसकी डिटेल पढ़ना स्टार्ट करेंगे और जो हमारे चैनल पे नए हैं जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ हमारा स्टाफिंग। ठीक है, मैंने पहले थोड़ा सा आपको शॉर्ट फॉर्म्स कुछ बताई थी और थोड़ा सा ये बताया था। अब आज हम उसकी डिटेल बताऊंगी, मैं आपको पढ़ेंगे आज इसकी डिटेल। मैंने जैसे कि आपको बच्चा बताया था, आप इसको जब रीड आउट करेंगे तो आप इसकी शॉर्ट फॉर्म में रीड कर लेना, ERSPTPPC। और एक बात याद रखिए, जब भी हम प्रोसेस पढ़ेंगे तो हमें स्टेप वाइज कुछ भी चीज को आगे पीछे नहीं लिखना है। अगर ये स्टेप फर्स्ट है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8 है, तो हमको सीक्वेंस और ऑर्डर में ही इनको लिखना है। कोई भी पॉइंट आप आगे पीछे नहीं लिखेंगे, ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा, ई स्टैंड फॉर क्या था, जैसे मैंने लास्ट वीडियो अगर जिन्होंने नहीं देखी है जल्दी से देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको प्रोसेस याद करवाया था, डिटेल में आज करवाऊंगी। ई स्टैंड फॉर एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। सेकंड है आपका आर स्टैंड फॉर रिक्रूटमेंट, एस स्टैंड फॉर सिलेक्शन। फोर्थ है आपका पी प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, टी स्टैंड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है बच्चा, फिर है आपका 6th स्टेप है परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिर आपका 7th है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग और आपका लास्ट है कंपनसेशन, दैट इज सी। ठीक है, चलिए अब हम डिटेल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको हर एक स्टेप, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, हर एक को प्रॉपर समझाया हुआ है, अच्छे से रीड आउट करिएगा। देखिए, पहला है आपका एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। मैन पावर क्या होता है बेटा? स्टाफ, इंप्लॉइज कितने जरूरत होंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। अगर ज्यादा होंगे तो भी दिक्कत करेगा, कम होंगे तो भी दिक्कत करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करें, स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लेसिंग अ राइट पर्सन एट राइट जॉब। ठीक है बच्चा, अब प्रोसेस अगर स्टार्ट करें तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम स्टाफिंग को देखेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपका, एस्टिमेटिंग दी। भाई सबसे पहले ये पता लगाओ स्टाफ की कितनी जरूरत है, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिग है, स्मॉल है और कितनी रिक्वायरमेंट है वहां स्टाफ की। देखिए, द प्राइमरी कंसर्न ऑफ द स्टाफिंग फंक्शन इज द टाइमली फुलफिलमेंट ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैन पावर रिक्वायरमेंट स्टाफ, ठीक है बच्चा, रिक्वायरमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो प्राइमरी कंसर्न स्टाफिंग का क्या होता है कि टाइमली आप स्टाफ की कितनी रिक्वायर्ड है ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे पहले ये जान ले। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट मींस कैरिंग आउट वर्कलोड एनालिसिस। अब मैम वर्कलोड एनालिसिस क्या होता है? वर्कलोड एनालिसिस ये होता है जिसके अंदर क्या पता लगाते हैं, नोइंग हाउ मेनी पर्सन्स एंड ऑफ व्हाट टाइप ऑर्गेनाइजेशन नीड। देखिए बच्चा, कितने पर्सन की जरूरत है, कितने स्टाफ की जरूरत है और ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है, किस तरह का स्टाफ चाहिए, किस तरह की वर्कफोर्स चाहिए। एंड वर्कफोर्स एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस क्या होता है मैम, नोइंग हाउ मेनी एम्प्लॉइज एंड ऑफ व्हाट टाइप आर अवेलेबल टू परफॉर्म वेरियस जॉब। ये बात बोल रहे हैं, वर्कफोर्स एनालिसिस के अंदर हम क्या पता लगाते हैं, कितने एम्प्लॉइज की जरूरत है, ठीक है बच्चा, टू परफॉर्म वेरियस जॉब सो दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव्ड। ठीक है, अकम्प्लिश का मतलब होता है फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स या फिर ऑब्जेक्टिव। नोट, इट सेव्स द कंपनी फॉर बीइंग ओवर स्टाफ और अंडर स्टाफ। जो आपको शुरू में ही बताया, इससे ये हो जाएगा, कंपनी किस चीज से सेव हो जाएगी कि स्टाफ बहुत ज्यादा भी नहीं क्रिएट करा जाएगा और बहुत ज्यादा अंडर स्टाफ भी नहीं होगा, ओवर स्टाफ भी नहीं हो सकता। अगर 50 जनों की जरूरत है, जरूरी नहीं है कि 100 को आप काम दे, और अंडर स्टाफ भी नहीं, 50 की जरूरत है। जस्ट एक एग्जाम्पल है बेटा, कभी भी, ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। अंडर स्टाफ का मतलब है 50 की जरूरत है और वहां आपने 20 रख दिए, तो ऐसा भी नहीं करना है। तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट के अंदर ये है, आपको कितने स्टाफ की जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो अंडर स्टाफ भी नहीं होना चाहिए, ओवर स्टाफ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और किस तरह के इंप्लॉइज आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन गोल अच्छे से अचीव कर सके और जो भी जॉब होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लॉइज उसको अच्छे से कर सके। नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट है आपका रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट क्या होता है मैम? रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम सर्च करते हैं प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज। प्रोस्पेक्टिव का मतलब जो अच्छे से काम कर सके,
और स्टिमुलेट का मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो अप्लाई करे जॉब के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम सर्च करते हैं काफी अच्छे एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने में हेल्प करेंगे, और फिर हम इनको क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। अब मैम इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं बताऊंगी आपको आगे, इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं ताकि वो अप्लाई करे जॉब के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। रिक्रूटमेंट हमेशा कहलाया जाएगा एक पॉजिटिव प्रोसेस है, बच्चा याद रखना, वाई रिक्रूटमेंट इज नोन एज पॉजिटिव प्रोसेस, क्वेश्चन मार्क आपको लिखना होगा। अब ये देखिए रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस कैसे है, जिसका एम होता है क्या, अट्रैक्टिंग अ नंबर ऑफ कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर द गिवन जॉब। जिसका मेन एम क्या चीज होता है, मोटिव क्या होता है कि अट्रैक्ट करे नंबर ऑफ कैंडिडेट को कि वो अप्लाई करे जॉब के लिए। द हायर द नंबर ऑफ पीपल, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पीपल हाई होंगे who apply for a job, the higher will be possibility of getting what suitable employees। जितने ज्यादा एम्प्लॉय बच्चा ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब के लिए, उतनी ज्यादा सुटेबल एम्प्लॉयज क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्रूट करा जाएगा। तो रिक्रूटमेंट एक ऐसा पॉजिटिव प्रोसेस है जिसका एम है कि लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट क्या चीज करे, अप्लाई करे जॉब के लिए। और वो कैसे होगा, जब हम रिक्रूटमेंट के थ्रू क्या चीज करेंगे, एडवर्टीजमेंट देंगे। आपको रिक्रूट करना है अच्छे एम्प्लॉयज को, तो आप एडवर्टीजमेंट देंगे, रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन बता देंगे, अट्रैक्टिव सैलरी बता देंगे, जॉब पोजीशन बता देंगे, जिसके लिए नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है, जिसको जॉब चाहिए होगी वो अप्लाइड करेंगे। और जो भी कॉम्पिटेंट, जो भी बहुत अच्छा एम्प्लॉय होगा उसको क्या होगा, जॉब सुटेबल जो होगा, जॉब के लिए सुटेबल होगा, जो अच्छे से काम कर सकेगा, उसको हम क्या कर लेंगे, जॉब पर रिक्रूट कर लेंगे। तो इसलिए आपका रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है जिसके अंदर हम अट्रैक्ट करते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट के लिए ताकि वो जॉब पे अप्लाई करें और एक अच्छा एम्प्लॉय, एक सुटेबल एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिलेक्ट करा जाएगा, रिक्रूट करा। अब आपका सिलेक्शन, अब सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम चूज करेंगे द बेस्ट पर्सन अमंग द नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। बहुत सारे कैंडिडेट ने अप्लाई करा होगा जॉब के लिए, लेकिन हम चूज करेंगे द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन जो जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। अब सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है। अब मैम नेगेटिव प्रोसेस क्यों है, ये नेगेटिव प्रोसेस इसलिए है बच्चा कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टेक अ सीरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। इसमें कैंडिडेट को सीरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट देने पड़ेंगे, ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स होंगे जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट देना पड़ेगा कैंडिडेट को और इंटरव्यूज देने पड़ेंगे अगर उसको जॉब के लिए आगे जाना है फर्दर स्टेज पे। हर एक स्टेज पे लीस्ट प्रोमिसिंग कैंडिडेट, कहने का मतलब है बच्चा हर एक स्टेज पे जो कैंडिडेट केपेबल नहीं है आगे स्टेज पे जाने के लिए, उसको क्या कर दिया जाएगा, एलिमिनेटेड, रिमूव कर दिया जाएगा। जो फर्दर अच्छे नहीं होंगे तो उनको क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, और जो बेस्ट वन होगा उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा नेक्स्ट स्टेज पे। एंड ओनली फ्यू मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज जब तक अंटिल द राइट कैंडिडेट इज फाउंड, जब तक राइट कैंडिडेट फाइंड आउट नहीं होगा। इसलिए सिलेक्शन को कहा है नेगेटिव प्रोसेस। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, व्हाई सिलेक्शन इज नोन एज नेगेटिव प्रोसेस, क्वेश्चन मार्क, तो आप बता देंगे कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टेक अ सीरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। कैंडिडेट को बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट टेस्ट देने पड़ेंगे, इंटरव्यू देने पड़ेंगे, और हर एक स्टेज पे जो लीस्ट प्रॉमिसिंग कैंडिडेट होगा, हर एक स्टेज पे जिसपे नहीं फर्दर आगे पहुंच पाया कैंडिडेट, ठीक है बच्चा, उसको रिमूव कर दिया जाएगा और ओनली अ फ्यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेज जब तक राइट कैंडिडेट ना मिले। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। आफ्टर सिलेक्शन कैंडिडेट को असाइन कर दिया जाएगा सुटेबल जॉब पर। प्लेसमेंट क्या होगा, रेफर्स टू द एम्प्लॉय ऑक्यूपाइंग द पोजीशन और पोस्ट फॉर विच ही और शी हैज सेलेक्टेड। ये बोल रहे हैं प्लेसमेंट क्या होता है, एम्प्लॉय ऑक्यूपाइंग द पोजीशन, एम्प्लॉय पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और पोस्ट जिसके लिए वो सेलेक्ट करा गया है। अब ओरिएंटेशन क्या है, प्लेसमेंट तो बता दिया हमने, उस पोजीशन पे जॉब पर उसको क्या चीज कर देना, ऑक्यूपाई करवा देना जिसके लिए वो सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। ओरिएंटेशन क्या होता है, मींस इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉयज टू द अदर। देखिए बच्चा ओरिएंटेशन क्या है, इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉयज टू द अदर एम्प्लॉयज और फैमिलियराइजिंग हिम और हर विद द रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओरिएंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो सिलेक्टेड एम्प्लॉय है उसके अंदर हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं उसका अदर एम्प्लॉय से जो पहले से ही काम कर रहे हैं, ताकि वो फैमिलियराइज हो जाए, ठीक है, किसके साथ, विद रूल्स, उसको रूल्स पता चल जाए, पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा पता चल जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। अब बात हुई बेटा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की। वंस एम्प्लॉयज आर अपॉइंटेड इन द फर्म दे आर प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइड करी जाएगी बेटा, ध्यान से सुनिएगा, प्रोवाइड करी जाएगी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम। ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच पीपल
एप्टीट्यूड हो गया, स्किल्स हो गया, एबिलिटीज कि किस तरह से वो काम कर रहा है, उसकी नॉलेज कितनी अच्छी है, उसकी स्किल्स कितनी अच्छी है, ये सारी ट्रेनिंग प्रोसेस के दौरान क्या करी जाएगी, परफॉर्म करवाया जाएगा। स्पेसिफिक जॉब्स आर इंक्रीज सो दैट दी स्पेसिफिक जॉब्स करने का तरीका और अच्छा हो जाए। इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स। बाकायदा ट्रेनिंग किसी भी एम्प्लॉय को क्यों दी जाती है, ताकि एक ऐसा प्रोसेस होता है ताकि वो न्यू स्किल्स को जल्दी जल्दी लर्न कर सके। वेयरएज डेवलपमेंट क्या होता है, अब ध्यान से सुनिए, डेवलपमेंट रेफर्स टू लर्निंग अपॉर्चुनिटीज डिजाइन टू हेल्प द एम्प्लॉयज टू ग्रो। डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है बच्चा, ये क्या होता है जिसके अंदर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज इस तरह से डिजाइन करी जाती है कि एम्प्लॉयज की ग्रोथ हो। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ट्रेनिंग के अंदर न्यू स्किल्स सिखाई जाएगी, नॉलेज अपडेट करी जाएगी, ठीक है बच्चा। इसका मतलब ही होता है ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एम्प्लॉयज को न्यू स्किल्स लर्न करवाई जाए। डेवलपमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉयज की ग्रोथ, जहां ग्रोथ का नाम आए वहां आएगा डेवलपमेंट, जहां ट्रेनिंग का नाम आए न्यू स्किल्स नॉलेज, ठीक है बच्चा। एप्टीट्यूड स्किल्स एबिलिटीज वो सब ट्रेनिंग के अंदर आएगा। जब भी डेवलपमेंट का नाम आए उसमें ग्रोथ का नाम आएगा, याद रखिएगा। रेफर्स टू द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज डिजाइन टू हेल्प द एम्प्लॉयज टू ग्रो, इट इन्वॉल्व्स ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। मैंने जैसे बताया डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल हर एक रिस्पेक्ट में। नोट, थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट T&D, ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू अट्रैक्ट एज वेल एज रिटेन कॉम्पिटेंट पीपल। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है इंटेलिजेंट, ठीक है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पिटेंट व्हाट पीपल, क्योंकि उसमें स्किल्स नॉलेज सब अपडेट करी जाती है ट्रेनिंग के अंदर, और डेवलपमेंट में ओवरऑल ग्रोथ करा जाता है एम्प्लॉयज का, ताकि वो आगे प्रमोशन भी ले सके और बहुत अच्छे से वर्क कर सके, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो सके, ठीक है। आगे देखें, नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, अच्छे से पढ़ लेना बोर्ड एग्जाम के लिए। परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स इवेल्युएटिंग एन एम्प्लॉयज करंट और पास्ट परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब यही है बच्चा, चेक करना, इवेल्युएट करना एम्प्लॉयज की करंट और पास्ट परफॉर्मेंस एज अगेंस्ट सर्टेन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, ठीक है बच्चा। प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड का मतलब है आपने पहले से ही, सपोज करो ये मुझे ये पेन बनाना है और मैंने पहले से इसका एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, प्री का मतलब पहले, ठीक है बच्चा। अब हम क्या चीज करेंगे, एक एम्प्लॉय को अगर आपको इवेल्युएट करना है, चेक करना है उसकी परफॉर्मेंस को, तो हम उसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही और करंट परफॉर्मेंस कैसे हैं हम चेक करेंगे। एज देखिए, एन एम्प्लॉय करंट और पास्ट परफॉर्मेंस एज अगेंस्ट सर्टेन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, जो आपने पहले से इस पेन का स्टैंडर्ड बनाया होगा, जैसे एग्जांपल बताया मैंने। अप्रेजल और एम्प्लॉय रिपोर्ट आर यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस। अब क्या चीज है, आपने पहले से स्टैंडर्ड बना रखा है कि हमें भाई ऐसा पेन बनाना है, तो हम एम्प्लॉय को जज कैसे करेंगे, जहां वो काम करके आए उसका पहले की रिपोर्ट कैसी है चेक करेंगे, करंट पोजीशन कैसी है, पास्ट कैसी है। अब फिर उसके बाद क्या होगा, अप्रेजल और एम्प्लॉय रिपोर्ट आर यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस रिलेटिंग टू ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड कंपनसेशन होता है, बेनिफिट्स एंड अदर इंसेंटिव्स। देखिए बच्चा, अप्रेजल और एम्प्लॉयज ने कैसा काम करा पहले के मुताबिक और अब करंटली, उसके अंदर एक रिपोर्ट तैयार होती है। आर यूज किस चीज के लिए, वैरायटी ऑफ पर्पसेस, वैरायटी ऑफ पर्पसेस के लिए यूज होगी, जिसके अंदर रिलेटिंग टू ट्रेनिंग, एम्प्लॉय को कितना ट्रेन करना चाहिए, उसको प्रमोशन देना चाहिए नहीं या नहीं देना चाहिए, ऑन कंपनसेशन एंड अदर इंसेंटिव्स, कंपनसेशन वेजेस एंड सैलरीज के साथ साथ बेनिफिट्स भी कितने देने चाहिए, वो सब बेस्ड होगा उसकी परफॉर्मेंस पे कि पास्ट में कैसी थी और करंट कैसी थी, ठीक है। फिर उसके दौरान क्या चीज हो जाएगा, एक रिपोर्ट तैयार कर दी जाएगी। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब ये है प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड बना के रखना, पास्ट परफॉर्मेंस से करंट परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, फिर बच्चा उसकी एक रिपोर्ट तैयार होगी, उस रिपोर्ट के अंदर क्या चीज होगा, आर यूज फॉर द वैरायटी ऑफ पर्पस, वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए यूज करी जाएगी, किस चीज के लिए, रिलेटिंग टू ट्रेनिंग, प्रमोशन, कितनी ट्रेनिंग की जरूरत है एम्प्लॉय को, क्या उसका प्रमोशन होना चाहिए, और वेजेस और सैलरीज के ऊपर कितने बेनिफिट उसको देने चाहिए। नेक्स्ट है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। कैरियर प्लानिंग इंक्लूड करता है प्रमोशन, ट्रांसफर, डिमोशन और पर्सोनल, पर्सोनल होता है स्टाफ या एम्प्लॉइज, ठीक है। कैरियर प्लानिंग होता है प्रमोशन, प्रमोशन होता है हायर पोजीशन पे जाना, ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, डिमोशन होता है आपका एक पोजीशन से डाउन पे आ जाना, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब ये सब किस पे बेस्ड होगा, किसी भी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। प्रमोशन लीड टू मोर पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर प्रमोशन है तो ज्यादा पे मिलेगी, सैलरी ज्यादा मिलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन जॉब के लिए क्या होगा, सेटिस्फैक्शन। मेन मोटिव ऑफ दिस स्टेप इज टू एनकरेज एम्प्लॉयज। अब
प्रमोशन एक ऐसा स्टेप है जिसके अंदर एनकरेज करा जाता है हर एक एम्प्लॉयज को कि वो अपनी परफॉर्मेंस और अच्छा करे ताकि वो ग्रो कर सके और रियलाइज कर सके, रिलीज कर सके देयर फुल पोटेंशियल, ताकि रिलीज कर सके अपने पूरे पोटेंशियल के साथ वो काम कर सके। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या होता है? ऑल फॉर्म्स ऑफ पे और रिवॉर्ड्स गोइंग टू द एम्प्लॉयज। कंपनसेशन क्या होता है? पैसे की फॉर्म में होगा और रिवॉर्ड्स की फॉर्म में होगा। अब ये क्या होता है मैम? देखिए, डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट, फाइनेंशियल मीन्स मनी, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरीज, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल कमीशन। ठीक है, एम्प्लॉयर्स का जितना कॉन्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर था, इंसेंटिव्स, बेनिफिट, सिक्योरिटी स्कीम्स लाइक प्रोविडेंट फंड हो गया, प्रोविडेंट बोनस हो गया, एक्सेट्रा हो गया। ठीक है, अब कंपनसेशन के अंदर ही बेटे डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट क्या होती है? जैसे कि क्या दे दिया? वेकेशन दे दी, फंड्स दे दी, LIC करा के दे दी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। वो नोट, डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टाइम बेस्ड होते हैं, डेली बेस्ड, मंथली और एनुअल बेस्ड होते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस पे बेस्ड होते हैं। वेजेस पेड अकॉर्डिंग टू द पीस ऑफ वर्क, कि कितना काम एम्प्लॉय कर रहा है, तो कंपनसेशन ये हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका? सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर बेटा हम शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। देखिए शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या है? PSERSMJC, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 स्टेप है बच्चा। P स्टैंड फॉर प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, S स्टैंड फॉर सिलेक्शन टेस्ट, E स्टैंड फॉर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, R स्टैंड फॉर रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, S स्टैंड फॉर सिलेक्शन डिसीजन, M स्टैंड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, J स्टैंड फॉर जॉब ऑफर एंड C स्टैंड फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। चलिए हम डिटेल में करते हैं। देखिए डिटेल पढ़ते हैं इसकी। पहला है आपका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू, बहुत इजी है, ध्यान से सुनिएगा। स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज मेड इन दिस स्टेप। सबसे पहले बेटा एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करा जाएगा। ठीक है, जब भी हम क्या चीज करेंगे, किसी जॉब में अगर हमारे को जाना है तो सबसे पहले हम एक एप्लीकेशन लिखेंगे। तो बोल रहे हैं स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज मेड इन दिस स्टेप टू वेरीफाई वेदर द कैंडिडेट फुलफिल नेसेसरी क्वालिफिकेशन एसेंशियल फॉर द जॉब। ये बात बोल रहे हैं हम एप्लीकेशन को चेक करेंगे ताकि हम कैंडिडेट इस जॉब के लिए असेंशियल उसकी क्वालिफिकेशन है या नहीं ये चेक कर सकें। इट एम्स टू एलिमिनेट, इसका मेन एम क्या है? क्या रिमूव करना? अनसूटेबल कैंडिडेट। किस चीज के लिए? अनसूटेबल कैंडिडेट, दैट इज द एप्लीकेशन हु डू नॉट पोजेस द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। बेसिकली बेटा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू के अंदर क्या चीज होता है? हमें ये फॉर्म चेक करना है कि क्या क्वालिफिकेशन जितनी जॉब के लिए मांगी गई थी उतनी कैंडिडेट की है या नहीं है। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, द गोल और ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिलिमिनरी इंटरव्यू का क्या है? इज टू सी वेदर द एप्लीकेंट इज अपेरेंटली सुटेबल बोथ फिजिकली एंड मेंटली फॉर द पोजीशन। ये चेक करना जो एप्लीकेशन आई है, अप्लाइड करी गई है जॉब के लिए, क्या वो सुटेबल है या नहीं है बोथ फिजिकली एंड मेंटली जॉब पोजीशन के लिए। क्वालिफिकेशन चेक करना, फिर ये चेक करना क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है या नहीं है जितनी जॉब के लिए मांगी गई थी। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिलिमिनरी इंटरव्यू क्या चीज है? कि ये चेक करना क्या वो सुटेबल है कैंडिडेट बोथ फिजिकली एंड मेंटली फॉर द पोजीशन जो उसने अप्लाइड करी है जॉब के लिए। नेक्स्ट आ गई सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट का एम है मेजर करना सर्टेन स्किल्स एंड एबिलिटीज इन अ कैंडिडेट रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग द जॉब वेल। स्किल्स और एबिलिटीज चेक करना क्या वो जॉब को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकता है या नहीं। उसके अंदर कुछ टेस्ट हैं जिसके अंदर होगा पहला इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसके अंदर क्या चीज चेक करा जाता है? इंडिकेटर ऑफ अ पर्सन एबिलिटी टू मेक डिसीजन, डिसीजन लेने की एबिलिटी कितनी है, कितनी क्षमता रखता है कोई डिसीजन लेने की, वो इंटेलिजेंस टेस्ट में चेक होगा। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके अंदर मेजर करा जाएगा इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल। इसके अंदर इंडिविजुअल का पोटेंशियल चेक करा जाएगा कि वो न्यू स्किल्स कितनी लर्न कर पा रहा है। फिर थर्ड होगा पर्सनालिटी टेस्ट, उसके अंदर ये इंडिकेट करता है पर्सन इमोशंस वाला तो नहीं है, ठीक है, इमोशनलेस तो नहीं है, इमोशनल तो नहीं है, रिएक्शन कैसा है, मेच्योरिटी कितनी है और कितनी वैल्यू सिस्टम है। ठीक है, कितनी वैल्यू करता है हर एक चीज की, वो पर्सनालिटी टेस्ट में चेक करा जाएगा। फिर है ट्रेड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट होता है बिजनेस टेस्ट, इसमें मेजर करा जाता है लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन दी प्रोफेशन। इसमें मेजर करा जाएगा कितनी उसको नॉलेज है और क्या वो प्रोफेशनल है अपने वर्क में और
और प्रोफेशन में, और टेक्निकल ट्रेनिंग कितनी है उसको काम करने के लिए बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट टेस्ट। अब इंटरेस्ट टेस्ट में क्या होता है, ये इंडिकेट करता है द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन। ये इंडिकेट क्या करता है, पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट कैसा है और इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन, की कितना इन्वॉल्वमेंट है किसी पर्सन का जॉब करने में, कितना इंटरेस्ट शो करता है वो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू इज अ फॉर्मल प्रोसेस कंडक्टेड टू इवेल्युएट कैंडिडेट सुटेबिलिटी फॉर द जॉब। इंटरव्यू इसलिए कंडक्ट करा जाता है बच्चा, ताकि कैंडिडेट की सुटेबिलिटी देखी जाए कि वो जॉब के लिए कैपेबल है या नहीं, सुटेबल है या नहीं जॉब करने के लिए। एंड टू क्रॉस चेक, ठीक है बच्चा, एंड टू क्रॉस चेक द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म। और ये चेक करा जाए, ये क्रॉस चेक कर दिया जाए जो इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर है वो सही है या नहीं। तो इंटरव्यू इसलिए कंडक्ट करा जाता है, एक तो कैंडिडेट सुटेबल है या नहीं है जॉब के लिए, दूसरा क्रॉस चेक करा जाता है इंफॉर्मेशन जो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग। मेनी एम्प्लॉयज रिक्वेस्ट फॉर नेम्स, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर्स ऑफ द रेफरेंसेस। ठीक है बच्चा, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स रिक्वेस्ट करते हैं नेम की, एड्रेस की, टेलीफोन नंबर्स की ऑफ रेफरेंसेस। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ चेकिंग रेफरेंसेस, द ऑब्जेक्टिव ऑफ चेकिंग रेफरेंसेस क्या है, इज टू वेरीफाई द पास्ट हिस्ट्री, ताकि चेक कर सके पास्ट हिस्ट्री एम्प्लॉय की कैसी है, जो जॉब के लिए आना चाह रहा है उसका कैरेक्टर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, सोसाइटी के साथ रिलेशन कैसा है, सोशल रिलेशन कैसा है, रेप्यूटेशन कैसी है ऑफ द कैंडिडेट। तो इसलिए एम्प्लॉयर्स क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है नाम के लिए, एड्रेस के लिए, टेलीफोन नंबर के लिए ऑफ रेफरेंसेस, ताकि हम ये चेक कर सकें, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये चेक कर सकें जो रेफरेंस दिया है इज टू वेरीफाई पास्ट हिस्ट्री कैसी है, कैरेक्टर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, सोसाइटी में उठना बैठना कैसा है, रेप्यूटेशन कैसी है कैंडिडेट की। नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन डिसीजन। कैंडिडेट हु क्लियर ऑल द अबव स्टेजेस आर फाइनली सिलेक्टेड फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो कैंडिडेट इससे सारी की सारी बेटा स्टेजेस क्लियर कर लेगा, फाइनली सिलेक्ट कर दिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब के लिए। नेक्स्ट है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन क्या होगा, आफ्टर सिलेक्शन एंड बिफोर जॉब ऑफर इज मेड कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू गो फॉर मेडिकल फिटनेस। ये चेक करा जाएगा वो मेडिकली फिट है या नहीं है जिसको जॉब के लिए रखा है। थ्रू चेकअप इट इज एश्योर्ड दैट द कैंडिडेट डज नॉट सफर फ्रॉम एनी कम्युनिकेबल डिसीजेज। ये चेक कर दिया जाएगा थ्रू चेकअप की जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है जॉब के लिए उसे कोई कम्युनिकेबल डिसीज तो नहीं है, ताकि और लोगों को ना लग जाए उससे। एंड इज फिजिकली केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब, और फिजिकली ओके है, केपेबल है कि वो जॉब को अच्छे से कर ले, फॉर विच ही इज बीइंग सिलेक्टेड। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आया है आपका जॉब ऑफर। जॉब ऑफर क्या होता है बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। जॉब ऑफर आपका होता है आफ्टर सक्सेसफुली क्लियरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया, जॉब ऑफर कर दी जाएगी सिलेक्टेड कैंडिडेट को। फॉर जॉब ऑफर द अपॉइंटमेंट लेटर इज हैंडेड ओवर। जॉब ऑफर के लिए अपॉइंटमेंट लेटर हैंडेड ओवर कर दिया जाएगा कैंडिडेट को। इस लेटर के अंदर सच अ लेटर कंटेन्स अ डेट बाय विच द अपॉइंटी मस्ट बी रिपोर्ट ऑन ड्यूटी। अब इस लेटर के अंदर एक ऐसी डेट होगी जिसमें जिस कैंडिडेट को अपॉइंट करा होगा और उसी डेट से उसको ज्वाइन करना होगा रिपोर्ट ऑन ड्यूटी। अपॉइंटी को बोलते हैं बेटा जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है जॉब के लिए। ठीक है, वो लेटर जो उसको दिया जाएगा उसके अंदर डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी जब से उसको रिपोर्ट करनी है और ज्वाइन करनी है जिस जॉब के लिए उसको ऑफर करा गया है, अपॉइंटमेंट लेटर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में देखिए क्या चीज होता है, आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया गया बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट, सर्टेन डॉक्यूमेंट नीड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर। कुछ डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयर को देने पड़ेंगे एंड द कैंडिडेट। ठीक है, कैंडिडेट क्या करेगा, कुछ डॉक्यूमेंट देगा एम्प्लॉयर को। मेन डॉक्यूमेंट among them is the attestation from, असिस्ट करना सारे डॉक्यूमेंट को फ्रॉम कंटेनिंग वाइटल डिटेल्स अबाउट द कैंडिडेट। ठीक है, असिस्टेशन किस चीज का करना बेटा, जो वाइटल डिटेल, वाइटल का मतलब है जो इंपॉर्टेंट डिटेल अबाउट द कैंडिडेट होगी। ठीक है बच्चा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज फ्रेम्ड। अब एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का, जो कंटेन करेगा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द जॉब टाइटल। जॉब टाइटल क्या होता है, जॉब किस तरह की है, डेट ऑफ रेगुलर सर्विस, ठीक है, जब से ज्वाइनिंग लेटर रहेगा, जब से ज्वाइन कर रहा है जॉब को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, पे स्केल सैलरी क्या है, अलाउंसेस क्या है, वर्क रूल्स क्या है, बेनिफिट क्या है, वर्क रूल्स क्या है, कितने आवर्स वर्क करेगा,
लीव रूल्स क्या है, ग्रीवियंसेस प्रोसीजर, अगर कोई शिकायत है तो उसका प्रोसीजर या मेथड क्या होगा, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, कितना डिसिप्लिन मेंटेन करना है, कैसा डिसिप्लिन मेंटेन करना है, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोसीजर, अगर एम्प्लॉय को टर्मिनेट करना है एम्प्लॉयमेंट प्रोसीजर क्या होगा, ये सब बताना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बहुत अच्छे से रीड आउट करिएगा, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, नोट्स को लर्न करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।